फिर भी ठीक नहीं है। गुड इवनिंग आप सभी बच्चों को। आज मेरा तीसरा लेक्चर है ज्योमेट्री बेसिक थियरी का। ये मैं बार बार बता रहा हूं आपको कि एसएससी वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सीडीएस वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप लापरवाही पे लापरवाही मचाए हुए हैं। आते हैं क्लास में, कुछ देर बाद चले जाते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। ये जो मैं ट्रायंगल्स के डिफरेंट डिफरेंट सेंटर डिस्कस करा रहा हूं, ये शुरू से अंत तक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बना रहेगा। क्वेश्चंस में इसकी जरूरत हमेशा रहेगी, सवाल इससे पूछा ही पूछा जाता है। कल मैंने आपको बताया था माध्यिका। माध्यिका में मैंने आपको बताया था बच्चों, त्रिभुज के शीर्ष से खींची गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, माध्यिका कहलाती है। माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर ही खींचा जाएगा, बाहर नहीं खींचा जा सकता। माध्यिका त्रिभुज के अंदर ही रहेगा बच्चों। और माध्यिकाएं तीन होती हैं त्रिभुज की। माध्यिकाएं त्रिभुज की तीन होती हैं। एक खास बात मैंने बताया था कि डेफिनेशन में केवल यही है कि एक ऐसी रेखा जो शीर्ष से खींची जाए और सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटे, माध्यिका है। अब ये मत अलग से जोड़ दीजिएगा कि 90 भी वहां होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। केवल अगर कोई रेखा शीर्ष से खींची जा रही है, सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट रही है, तो बच्चे वो क्या है, माध्यिका है। सुनिए, 90 है तो माध्यिका के साथ साथ वो लंब भी हो जाएगी। माध्यिका तो होगी ही होगी। अगर 90 डिग्री बन गया वहां पर कटान बिंदु पे कोण, तो वो क्या हो जाएगी, आपकी लंब भी हो जाएगी। तो चलिए, कल मैंने हेडिंग दिलवाया था सेंट्रॉइड, माध्य केंद्र। ध्यान दीजिएगा, पेन लेना बहुत जरूरी होता है। देखिए, माध्य केंद्र, केंद्रक या गुरुत्व केंद्र। सबसे ज्यादा नाम जो यूज होता है ज्योमेट्री में वो होता है केंद्रक, लेकिन तीनों नाम एक ही है। केंद्रक, माध्य केंद्र या गुरुत्व केंद्र एक ही चीज होती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सेंट्रॉइड। बच्चों, ये किस चिड़िया का नाम है सेंट्रॉइड, बताएंगे आप लोग? बहुत सिंपल सी बात है, कल माध्यिका आपने सीख लिया। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। त्रिभुज की माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए, मैं फिगर बना रहा हूं यहां पर। ये मैंने फिगर बना दिया, हर एक बच्चा देखे। एक माध्यिका ये खींचा आपने, ये मान लिया त्रिभुज है ए बी सी। एक माध्यिका आपने एडी खींच लिया, एक माध्यिका आपने बी खींच लिया। तो ये कहीं काटे हैं कि नहीं? ये दोनों माध्यिकाएं कहीं काट रही हैं कि नहीं, बताइए। हाँ, यहां पर काट रही हैं, यहां पर काट रही हैं। तो बच्चों, यही आपका क्या होगा, कटान बिंदु केंद्रक होगा। केवल दो माध्यिकाओं के काटने से भी केंद्रक आपको पता चल जाता है। ध्यान दीजिएगा, दो माध्यिकाओं के काटने से भी आपको केंद्रक पता चल जाता है। अगर आप तीसरी माध्यिका खींचते हैं तो तीसरी माध्यिका कहां जाएगी बच्चों? इसी केंद्रक से ही होकर जाएगी, और कहीं इधर उधर दाएं बाएं होकर जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जाएगी। अगर माध्यिकाएं आपने खींचा है तो तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु हमेशा एक ही होता है। इन चीजों को हम प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आवश्यकता नहीं है। प्रूव करेंगे तो चीजें और लेंदी हो जाएगा। बस आपको यह दिमाग में रखना है कि माध्यिकाओं का कटान बिंदु क्या है, केंद्रक है। तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पे काटेंगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये एक माध्यिका है, ये एक माध्यिका है और ये एक माध्यिका है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता बच्चों। तो निश्चित रूप से इसमें से हो सकता हो कोई एक या कोई दो माध्यिकाएं ना हो। जब ये माध्यिकाएं नहीं है तो इनको क्या कहते हैं, सेवियन कहते हैं। जैसे ये कोई त्रिभुज है, ये कोई ऐसे रेखा आपने खींच दिया, ये माध्यिका नहीं है। तो बच्चों, माध्यिका मीडियन नहीं है तो सेवियन है। मीडियन नहीं है तो क्या है, ये सेवियन है। सेवियन से रिलेटेड थियरम्स मैं आपको लास्ट में बेसिक थियरी के बाद बताऊंगा। मास पॉइंट ज्योमेट्री जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उस समय आपका सेवियन से रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। तो माध्यिका क्लियर है। अगर ये माध्यिका नहीं है तो पूछेगा आदमी, तो फिर इसका नाम क्या है? तो रेखा नहीं, रेखा तो है ही, ये तो रहेगी, माध्यिका भी ये रेखा ही है आपकी। तो बच्चे, इसका नाम क्या दिया जाता है, सेवियन। माध्यिका नहीं है तो क्या बोला जाएगा, इसको सेवियन बोलेंगे। क्लियर है? तो सुन लीजिएगा, ऐसा फिगर कभी नहीं हो सकता। अगर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं आपने खींचा है तो वो एक बिंदु पर इंटरसेक्ट अवश्य करेंगी, और वो बिंदु क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। अब केंद्रक की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसको हमें देखना है। ध्यान दीजिए,
हर एक बच्चा देखे केंद्रक की कुछ प्रॉपर्टीज है। तो बच्चों जनरली ज्योमेट्री में हम केंद्रक को जी से दिखाते हैं, और अगर जी से ना दिखाएं तो ओ पी क्यू किसी से भी हम इसका बच्चों नाम लिख सकते हैं। मान लिया हमने जी से दिखा दिया, जनरली होता है जी से दिखा दिया, ओ से भी दिखा सकते हैं, सी से भी दिखा सकते हैं, किसी से भी मन करे दिखा लीजिए, लेकिन हमने जी दे दिया। तो जी इस त्रिभुज एबीसी का क्या है? केंद्रक है। तो मेरे बच्चों जो केंद्रक होता है माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। देखिए हर एक बच्चा देखे, केंद्रक माध्यिका को शीर्ष से 2:1 के रेशियो में विभाजित करता है। मतलब अगर ये केंद्रक है आपका, तो बच्चे ये पूरी माध्यिका अगर 6 सेंटीमीटर की है, ध्यान दीजिएगा 6 सेंटीमीटर की, तो ये 4 हो जाएगा ये पार्ट, और ये पार्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2:1 के रेशियो में बटेगा ये। अगर ये पूरी माध्यिका, ये वाली माध्यिका ले लीजिए 15 है, तो सेंट्रॉइड ने इसको क्या किया है? 2 पार्ट में बांटा है। तो बच्चों ये पार्ट का जो रेशियो होगा 2:1 का होगा। तो ये हमारा जो बीजी की लेंथ होगी, बीजी की लेंथ वो होगी आपकी 10, और जीई की जो लेंथ होगी वो होगी 5। 2:1 के रेशियो में बांटता है। तो ध्यान से देखिएगा, ए जी इज टू जी डी इज इक्वल टू क्या होगा? 2:1 होगा। फिर बीजी इज टू जीई, ये क्या होगा? ये भी 2:1 का रेशियो होगा। और इसको आप एफ ले लीजिए, तो सी जी इज टू जी एफ, ये भी 2:1 का ही रेशियो होगा। तो केंद्रक माध्यिका को 2:1 के रेशियो में बांटती है। कहां से? शीर्ष से। यानी कि यहां वाला पार्ट 2 है, तो ये वाला पार्ट क्या है? 1 है। इसी रेशियो में कोई भी माप दी रहेगी माध्यिका की, जैसे इसकी माप हमने ले लिया बच्चे 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका 4 होगा और ये 2 होगा। 6 को 2 और 1 के रेशियो में बांट देंगे। मेरी बात समझ में आई? अगर ये माध्यिका 15 है, ये माध्यिका आपकी 15 है, तो मेरे बच्चों ये 10 होगा और ये 5 होगा। 2:1 के रेशियो में इसको बटना है। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही है बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं? अब सुनिएगा ध्यान से। अब माध्यिकाओं के काटने से 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना होती है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। माध्यिकाओं के काटने से क्या होता है? 6 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों की रचना कल ही मैंने बता दिया था आपको। अब सुनिएगा, एक प्रॉपर्टी और है, उसको मैं यहां बनाता हूं। फिगर सब दिया गया है। ये एक त्रिभुज है, ये इसका क्या है? सेंट्रॉइड है। अगर सेंट्रॉइड से आप शीर्षों को मिला देंगे, केंद्रक से अगर शीर्षों को मिला देंगे, तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित होगा। जो मूल त्रिभुज है आपका एबीसी, 3 बराबर, ये एबीसी जो है 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित होगा। क्लियर है? मतलब अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, इसका एरिया A3 है, तो ये तीनों बराबर होंगे। A1 बराबर, A2 बराबर, A3। ये बात वही है ना, कल ही बताया था कि देखिए ऐसे तो ये सारे पार्ट इक्वल हैं, और अगर मैं इसको मिटा दूं, ध्यान दीजिएगा, ये चीज मिटा दी जाए, ये चीज मिटा दी जाए, ये चीज मिटा दी जाए, तो ये बन गया ना सिस्टम वही वाला। तो अब इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया भी तो बराबर हो जाएगा। तो अगर हम केंद्रक से शीर्षों को मिलाते हैं, अगर हम सेंट्रॉइड से ट्रायंगल के वर्टिसेस यानी कि शीर्षों को मिलाएंगे, तो त्रिभुज 3 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या होगा? विभाजित होगा। आ गया समझ में? क्लियर है? अब आ जाइए अगले नोट पे। अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, क्लियरिटी एकदम नहीं है। अंतः केंद्र एकदम क्लियरिटी समझ में नहीं आ रही है। चलिए अंतः केंद्र, हर एक बच्चा देखेगा, समझ में आ गया? और कुछ किसी को पूछना हो, कोई डाउट हो, तो आपके डाउट्स लेने के लिए मैं यहां हूं, आप पूछ सकते हैं, पूछिए। बच्चे एकदम सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेकर, साफ हमें दिखाई दे रहा है, कोई सीरियस नहीं है। हाँ, दिव्यांशु तिवारी, ऐप में पीडीएफ मिलता है। जो नया बैच स्टार्ट हुआ है उस पर पीडीएफ डलवाया है आपने थियरी वाला, उसको डलवा दीजिए, अपडेट कर दीजिए। लीवोलन पे ज्योमेट्री की थियरी डलवानी है, उसको डलवा दीजिए। चलिए, और वैसे टेलीग्राम चैनल सभी लोग ज्वाइन कर लें, द स्पीड कोचिंग का नाम ही द स्पीड कोचिंग है, आपको वहां पर सारे पीडीएफ मिल जाते हैं। अब अंतः केंद्र क्या होता है, आइए इसकी बात करते हैं, सुनिएगा ध्यान से। त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का जो कटान बिंदु होता है उसको कहते हैं हम अंतः केंद्र। जैसे मेरे बच्चों ध्यान दीजिएगा,
ये कोई आपका एक त्रिभुज है, नाम है इसका एबीसी। हर एक बच्चा देखे, ये कोई एक त्रिभुज है, नाम इसका क्या है, एबीसी। सभी लोग ध्यान दीजिए। अब इस त्रिभुज के कोणों का अर्धक लीजिए। कोणे अगर मान लिया 60 डिग्री है तो ये अर्धक क्या करेगा, इसको 30 और 30 में बांटेगा। कोण बी अगर 70 डिग्री है तो ये अर्धक 35 और 35 डिग्री में इसको बांटेगा। और कोण सी अगर 50 डिग्री है तो ये अर्धक क्या करेगा, इसको 25 और 25 डिग्री में बांटेगा अगर ये 50 डिग्री है। तो हमने त्रिभुज के कोणों का अर्धक खींचा, त्रिभुज के कोणों का अर्धक खींचा। आ गया समझ में। ये तीनों कोण अर्धक कहां मिले हैं, एक पॉइंट पर मिले हैं, एक पॉइंट पर मिले हैं मेरे बच्चों। इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसी पॉइंट को कहते हैं अंतः केंद्र, इन सेंटर इंग्लिश में इसको कहते हैं। मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। आ रही है बात समझ में। मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब चलिए ध्यान से देखिएगा, हर एक बच्चा जिम्मेदारी से देखिए। कोई त्रिभुज है, त्रिभुज के कोणों, कोण मतलब हम जब भी बोलेंगे कोण तो आंतरिक कोण से ही अर्थ उसका लिया जाएगा। तो त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है, अंतः केंद्र कहलाता है। क्लियर है, आ गई बात समझ में। फिर से यहां फिगर हम बना रहे हैं एक और देखिए। ये त्रिभुज है, मान लिया नाम इसका भी एबीसी रख लीजिए। आपने इस कोण का अर्धक खींचा, ये और ये दोनों पार्ट बराबर हो गए। आपने इस कोण का अर्धक खींचा, ये और ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। देखिए यहां पर हमने दो चाप बनाया है और यहां हमने एक ही तरफ दो चाप बनाया है। तो देखिए अगर हमें एंगल अलग अलग दिखाना है तो हम जो सिंबल लगाते हैं वो अलग अलग लगाते हैं। जैसे देखिएगा, इसी में जैसे एक त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर हैं, तो हम ये एक सिंबल लगा लिए। आ गया समझ में, एक सिंगल सिंगल डैश इस पे लगा दिया हमने। क्लियर है, आ गई बात समझ में। सेम सिंबल का यूज करते हैं। अगर मैं यहां पर ऐसे दिखा दूं, ये कोण और ये कोण, अब बोला जाए, और एक ये कोण है, अब बोला जाए इसमें कौन कौन कोण बराबर है, तो जहां सेम चिन्ह का प्रयोग किया गया होगा वो बराबर होंगे। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ज्योमेट्री में हम कोण को या रेखाओं को बराबर दिखाने के लिए कुछ सिंबल्स का प्रयोग करते हैं, चिन्ह का। जो जिसके बराबर होगा तो उसमें एक ही प्रकार का चिन्ह प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए ये कोण इसके बराबर है तो एक एक चाप से हमने इसको प्रदर्शित कर दिया है। अब ये देखिए ये कोण इसके बराबर है, चूंकि ये इसके बराबर तो है नहीं इसलिए डबल डबल हमने चाप यहां लगाया है। क्लियर है सारे बच्चों को। तो अगर केवल त्रिभुज के दो कोण अर्धक ले लिए जाएं, अगर त्रिभुज के केवल दो कोण अर्धक ले लिए जाएं, ध्यान से सुनिएगा, तो वहां से भी आपको अंतः केंद्र की प्राप्ति होती है। दो कोण अर्धकों का कटान बिंदु भी एक ही होगा, ध्यान से देखिएगा, वही अंतः केंद्र होगा। दो कोण अर्धकों का कटान बिंदु बच्चों ध्यान से देखिएगा यही होगा, इसी को बोलेंगे आई। अब जो तीसरा कोण अर्धक होगा निश्चित रूप से उसको यहीं से जाना है, ये कोई स्पेशल नहीं है कि अलग से चला जाएगा। दो कोण अर्धक जहां से जा रहे हैं, जिस बिंदु पर काटे हैं एक दूसरे को, तीसरा कोण अर्धक भी क्या होगा, वहीं से जाएगा। तो बच्चों इन सेंटर वाली बात एग्जैक्टली टोटली क्लियर हो गई आपको, आ गई बात समझ में। दोबारा से सुन लीजिए, त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। मीटिंग पॉइंट ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ द ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर। आई बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं। चलिए ये सिस्टम है आपका इन सेंटर का। जो अंतः केंद्र होता है वो हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है, केंद्रक भी जो होता है हमेशा त्रिभुज के अंदर होता है। समझिएगा भाई, आंतरिक कोण का अर्धक लेंगे तो अंदर ही मिलेंगे, तो अंतः केंद्र हमेशा क्या होता है, आपका अंदर होता है। तो सुनिए, त्रिभुज का अंतः केंद्र मिल गया तो यहीं से अंतःवृत्त भी खींचा जाता है। अंतःवृत्त खींचने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं, अगले पेज पे जाना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। ये कोई आपका एक त्रिभुज है, हर एक बच्चा देखे, ये कोई एक आपका त्रिभुज है। ये आई इसका क्या है, अंतः केंद्र है। कोई कह दे कि अंतः केंद्र क्या होता है तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु। क्लियर है सारे बच्चों को। तो ध्यान से देखिए,
आई इसका हो गया आपका अंतः केंद्र, कोई डाउट तो नहीं। अब बच्चों हमें अंतःवृत्त खींचना है, तो ये जो अंतः केंद्र है ना त्रिभुज का, यही अंतःवृत्त का भी केंद्र होगा। इसी से अंतःवृत्त बनता है, इसी से आपका अंतःवृत्त बनता है। समझ में आई बात? आ रही बात समझ में? करना क्या होता है अंतःवृत्त बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा। हम यहां से सामने वाली भुजाओं पर लंब खींचेंगे, नाम है इसका ए बी सी। ध्यान दीजिएगा, यहां से ये लंब खींचेंगे, यहां से ये लंब खींचेंगे, इसका नाम रख दीजिए ए बी सी डी ई और ये एफ। आ गया समझ में? ए बी सी आपका त्रिभुज हो गया, अंतः केंद्र उसका आई हो गया। हम आई से सामने वाली भुजाओं पर लंब खींचते हैं, तीनों भुजाओं पर लंब खींचेंगे। तो बच्चों ये तीनों लंब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये तीनों के तीनों लंब आपस में बराबर होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और इसी को कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसी को कहते हैं अंतःवृत्त की त्रिज्या। ध्यान से देखिए, जब ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई तो बच्चों ये सेंटर हो जाएगा अंतःवृत्त का। अब क्या करेंगे? अपने कंपास में इतनी डिस्टेंस लेकर पॉइंट यहां रखेंगे और इस तरीके से क्या खींच देंगे? एक अंतःवृत्त खींच देंगे। ये हमारा अंतःवृत्त है। हर एक बच्चा देखेगा ध्यान से, त्रिभुज का जो अंतःवृत्त होगा वो त्रिभुज की भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। ये नहीं है आपका अंतःवृत्त, ये नहीं है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त जो होगा तीनों भुजाओं को बड़ा बारीकी से, अच्छे ढंग से टच करता हुआ जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आई मेरी बात? फिर से सुन लीजिएगा, हर एक बच्चा देखे, फिर से सुने कैसे निर्माण होता है अंतःवृत्त का। अंतःवृत्त की इंग्लिश होती है इन सर्कल। देखिए, यह आपका एक त्रिभुज है, आई इसका इन सेंटर है, अंतः केंद्र है। हम इस अंतः केंद्र से क्या करेंगे? इस अंतः केंद्र से क्या करेंगे? सामने वाली भुजाओं पर खींचेंगे लंब। ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये एक परपेंडिकुलर हो गया, ये एक परपेंडिकुलर हो गया। हर एक बच्चा देखिए, आ रही बात समझ में? हमने खींच लिया सामने वाली भुजाओं पर लंब। क्लियर है बच्चों? अब देखिएगा, सुनिए, एक काम और कर दीजिएगा, मेरी डीआई वाली कल वाली क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, उसको डिलीट कर दीजिएगा। आज मैं फिर से पढ़ाऊंगा डीआई, अभी बार ग्राफ, ठीक है? वो लेक्चर 1 होगा हमारा, कल वाला डिलीट कर दीजिएगा, उसमें एक ही सवाल हो पाया था ना, क्या मतलब है। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो मेरे बच्चों, हमने इस अंतः केंद्र से सामने वाली भुजाओं पर लंब खींच लिया, परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे देखिए पड़ा हुआ है। और ये तीनों लंबों की जो माप होगी वो आपस में क्या होती है? बराबर। जो पहली बार ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं वो लंब नाम से भी अपरिचित होंगे, समझिए बात को। तो आपको ज्यादा मेहनत करनी है, जो पहली बार ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ये टेक्निकल जो टर्म्स है वो तो आपको दिमाग में लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, अंतः केंद्र से जो लंब खींचते हैं उन लंबों की माप बराबर होती है, और उसी को इस त्रिभुज के अंतःवृत्त की क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं, रेडियस। इसको इंग्लिश में कहेंगे अंतः त्रिज्या। आया समझ में? ये क्या है? अंतः त्रिज्या। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? तो जो वृत्त बनेगा वही उसकी, ये आर ही उसकी क्या होगी? त्रिज्या होगी। नाम क्या है? अंतः त्रिज्या। इन रेडियस इंग्लिश में बोलते हैं। तो आप क्या करेंगे बच्चों? ये आर, ये आर, ये आर, आप जानते हैं ये वृत्त है, तो त्रिज्याएं क्या होती है उसकी? बराबर ही रहती है, सब आर रहती है। तो बच्चों बस कंपास में ये डिस्टेंस लीजिए और सीधे कंपास का पॉइंट यहां रखिए, पेंसिल यहां, इस तरीके से आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं? तुरंत खींच लेंगे एक आप अंतः वृत्त, इन सर्कल इंग्लिश में इसको बोलेंगे। अंतः वृत्त का निर्माण इस तरह से होगा। बच्चों एक पेपर में सवाल कई बार आया हुआ है कि वो ऐसा कौन सा केंद्र है, सुनिएगा मेरी बात, वो ऐसा कौन सा केंद्र है जहां से त्रिभुज की भुजाओं की दूरियां बराबर होती हैं? 4 ऑप्शन दे देगा, केंद्रक, अंतः केंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र। तो आप आंसर क्या देंगे? अंतः केंद्र। क्यों अंतः केंद्र देंगे? अगर ये त्रिभुज है, ये अंतः केंद्र है, तो ये जो लंब डाल रहे हैं, ये अंतः केंद्र से इस भुजा की दूरी ही तो है। ये लंब जो लंब डाला है, इस अंतः केंद्र से इस भुजा की दूरी ही तो है। दूरी हमेशा लंबवत ही ली जाती है। ध्यान से देखिए, ये जो लंब पड़ा है, ये अंतः केंद्र से इस भुजा की दूरी ही तो है। ये जो लंब पड़ा हुआ है, इस
भुजा से अंतः केंद्र की दूरी ही तो है, और ये तीनों दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। फिर से सुन लीजिएगा, पेपर का ये पूछा हुआ सवाल है, अंतः केंद्र से त्रिभुज की भुजाओं की दूरियां बराबर होती हैं। अंतः केंद्र सीख गए, त्रिभुज के, बोलिए हमारे साथ, त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का कटान बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। क्लियर हो गया। अंतः वृत्त का निर्माण कैसे होता है, अंतः केंद्र से सामने वाली भुजाओं पर लंब डालिए, यही वृत्त की त्रिज्या यानी कि अंतः त्रिज्या इन रेडियस का काम करती है। ये सब नए वर्ड है उनके लिए जो ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं, अंतः त्रिज्या का काम करती है। क्लियर है, आ रही बात समझ में। बस आपको क्या करना है, कंपास का पॉइंट यहां रखना है, इतनी डिस्टेंस उसमें भरनी है और खींच लेना है एक सर्कल पूरा। ये वृत्त क्या करेगा, त्रिभुज की भुजाओं को टच करता हुआ जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों, एनी डाउट, समझ में आ गया है। चलिए अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। त्रिभुज कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे ये देखिए, ये अधिक कोण त्रिभुज है, इसमें ये अंतःवृत्त हो गया। ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये अंतःवृत्त हो गया। अंतःवृत्त क्या करेगा, त्रिभुज की भुजाओं को टच करता हुआ, तीनों भुजाओं को टच करेगा। हमेशा दिमाग में ये बात बैठा के रखिएगा। सही है, कोई डाउट तो नहीं। ये नया बैच है, कुमार अभिषेक पूछ रहे हैं नया बैच है। हाँ ये नया बैच है, आ जाइए। अब देखिए सारी चीजें लिखी हुई है यहां पर, आईडी बराबर आई बराबर आई इन रेडियस है, सब कुछ लिखा गया है। आइए अब देखिए परिकेंद्र की बात करेंगे हम। सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ये क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। एक त्रिभुज है, तीन भुजाएं होंगी उसमें, भाई तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति ही आपकी त्रिभुज कहलाती है। तो त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, उन तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचिए, तीनों भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचिए। तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां मिलेंगे वहीं पर बनेगा परिकेंद्र। वहीं पर क्या बनेगा, परिकेंद्र। मैं दिखाता हूं, परिकेंद्र की इंग्लिश होती है सरकम सेंटर, परिकेंद्र, सरकम सेंटर। देखिए डेफिनेशन तो आपके पास भी है, पीडीएफ में दिया है हमने, समझना इसको बहुत जरूरी है। परिकेंद्र का निर्माण होता कैसे है ये समझना है। देखिए जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है, ये न्यून कोण त्रिभुज है, ध्यान से देखिएगा, नाम है इसका एबीसी। फिगर देख के पता चल रहा है ना कि ये न्यून कोण त्रिभुज है, साफ दिखाई दे रहा है, नाम है इसका एबीसी। हमें इसका लेना है परिकेंद्र। कहां आएगा परिकेंद्र बच्चों, बताइए। आप कह देंगे अंदर, हमेशा थोड़ी अंदर होता है, समझना है आपको। परिकेंद्र इसका कहां आएगा, अंतः केंद्र केंद्र के अंदर होता है, परिकेंद्र कहां आएगा। हवा हवाई ऐसे नहीं बोल देंगे सर केंद्र है तो अंदर होगा, ऐसा नहीं है, खींचना पड़ेगा। परिकेंद्र कैसे पता चलता है बच्चों, जहां भी त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक मिलेंगे, काटेंगे एक दूसरे को, वहीं पर बनेगा परिकेंद्र। क्लियर है, फिर से सुन लीजिएगा। मीटिंग पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सरकम सेंटर। ध्यान दीजिएगा। तो हमें क्या खींचना है, इन भुजाओं का लंब समद्विभाजक खींचना है। मतलब एक ऐसी रेखा जो इस पे लंब भी हो और इसको दो बराबर भाग में क्या कर रही हो, बांट भी रही हो। आई बात समझ में, ये रेखा लंब समद्विभाजक रेखा हो गई। एक ऐसी रेखा जो इस पे लंब भी हो और इसको दो बराबर भागों में बांट भी रही हो। आई बात समझ में। एक ऐसी रेखा जो इस पे लंब भी हो और इसको दो बराबर भाग में बांट भी रही हो। देखिए सबका सिंबल अलग अलग प्रयोग किया है, भुजाएं बराबर तो थी नहीं, हमें इसको इसके बराबर दिखाना है तो 3 बार डैश लगा दिया, इसको इसके बराबर दिखाना है तो एक ही बार लगाया, इसको इसके बराबर दिखाना है तो आपने 2 बार लगा दिया। ये सिंबल अलग अलग होने चाहिए। अगर सब में सिंबल सेम कर लेंगे, सब में सिंबल अगर आप सेम कर लेंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये बात गलत है। अगर आप ऐसे दिखा देंगे तो ये बात गलत है। इसमें तो सबको हम बराबर बोलने लगेंगे, सब आपस में बराबर हो गए। तो अलग अलग बोला है ना, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। तो जिसको जिसको बराबर दिखाना है उनके लिए सेम चिन्ह का प्रयोग किया करिए, समान चिन्ह का प्रयोग होगा दर्शाने के लिए। समझ में आई बात। तो मैंने क्या बोला, मैंने आपको बताया कि त्रिभुज के
त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है। आ रही है बात समझ में? फिर से सुन लीजिए। त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का, समझिए भुजा है तो लंब समद्विभाजक खींचा जा सकता है, मतलब एक ऐसी रेखा खींचिए जो उस भुजा पे लंब भी हो और उसको दो बराबर भाग में विभाजित भी कर रही हो, तो वो लंब समद्विभाजक होगा। तो त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? आपका परिकेंद्र कहलाता है। ये न्यून कोण त्रिभुज है, देखिएगा न्यून कोण त्रिभुज है। आपने इस भुजा का लंब समद्विभाजक खींच लिया, ये देखिए इस पे लंब भी है और इसको दो बराबर भाग में क्या कर रहा है? बांट भी रहा है। ये रेखा इस पर लंब भी है और इसको दो बराबर भाग में क्या कर रही है? बांट भी रही है। ये रेखा इस पर लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में क्या कर रही है? बांट भी रही है। तो बच्चों त्रिभुज की भुजाओं का लंब समद्विभाजक जहां मिलेगा वहीं पर आपको प्राप्त होगा परिकेंद्र। त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु होता है परिकेंद्र। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या परिकेंद्र ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक खींचने पड़ेंगे? तो आपका उत्तर होगा नहीं, केवल दो से ही काम चल जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, केवल आपका दो से ही काम चल गया। देखिए केवल दो से ही काम चल गया। कटान बिंदु मिला कि नहीं? यहां पर ये क्या है? यही आपका परिकेंद्र है, सरकम सेंटर, सी से दर्शा दिया हमने। यही आपका क्या है? सरकम सेंटर, सी से हमने दर्शा दिया। तो ये त्रिभुज कैसा है? ये न्यून कोण त्रिभुज है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये न्यून कोण त्रिभुज है। तो पूछा जाता है कि न्यून कोण त्रिभुज में, एग्जाम में पूछा जाता है, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है? तो आप बोलेंगे न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है? त्रिभुज के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा। क्लियर है सारे बच्चों को? आ रही बात समझ में? अब चलिए, ये एक पॉइंट हो गया आपका, यहां लिखा भी होगा। लिखा है क्या? नहीं लिखा है। ये ऐसी शीट कहां से चली गई? अच्छा एक मिनट, परिकेंद्र ऊपर है, ऊपर, सॉरी। हाँ सब लिखा है, देखिए सारी चीजें लिखी गई हैं। न्यून कोण त्रिभुज के लिए परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है, यही मैं दिखा रहा था आपको। आइए ऊपर आइए, सब पीडीएफ में दिया है मैंने। हो गया? अब मैं जा रहा हूं समकोण त्रिभुज बनाने। ये न्यून कोण वाला तो ठीक है। अब देखिए समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री है मेरे बच्चों। यहां परिकेंद्र कैसे मिलेगा? वैसे ही मिलेगा जैसे न्यून कोण में मिला था। न्यून कोण त्रिभुज में भुजाओं का लंब समद्विभाजक जहां काटेगा वहां परिकेंद्र मिलेगा। इस भुजा का लीजिए लंब समद्विभाजक, इस भुजा का लंब समद्विभाजक ले लिया, फिर इस भुजा का लंब समद्विभाजक लीजिए। केवल दो भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के कटान बिंदु से भी परिकेंद्र की प्राप्ति होगी भाई। ये जो तीसरी भुजा, जो सबसे बड़ी वाली भुजा 90 डिग्री के सामने वाली दिखाई दे रही है, इसको कर्ण बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, दिमाग में रख लीजिएगा। तो बच्चों अगर इसका भी लंब समद्विभाजक लेंगे तो वो इसी बिंदु से जाएगा और ये ऐसे ही बनेगा, ये ऐसे ही बनेगा। ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री पे गया, तो यही इसका परिकेंद्र है, यही इसका परिकेंद्र है। और परिकेंद्र की स्थिति क्या होती है? कई बार सवाल पूछा है आपके एग्जाम में, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है? तो समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। फिर से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। आ गई बात समझ में? मिड हाइपोटेनियस के मिड पर होता है। इंग्लिश में कर्ण को हाइपोटेनियस कहते हैं, हाइपोटेनियस के मिड पे होता है। क्लियर है? मिड पॉइंट पे होता है। फिर से सुन लीजिएगा, न्यून कोण त्रिभुज में परिकेंद्र त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में परिकेंद्र कहां होता है? कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। क्लियर हो गया? आ गई बात समझ में? अब देखिए, न्यून कोण आप देख ही चुके हैं, यहां मैं बना देता हूं अब अधिक कोण त्रिभुज। ये देखिए, ये है, ये आपका अधिक कोण त्रिभुज है। हर एक बच्चा देखेगा। तो अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र खींचना है, सरकम सेंटर खींचना है बच्चों। कैसे खींचेंगे? जैसे उन दोनों का खींचे थे। इसकी भुजाओं का क्या लेंगे? लंब समद्विभाजक लेंगे। आई बात समझ में? जहां भी भुजाओं के लंब समद्विभाजक काटेंगे वहीं पर मिलेगा आपको परिकेंद्र। एनी डाउट? नो डाउट। बढ़ू आगे, चलिए देखिए। तो इसका हम लेने जा रहे हैं, इस भुजा का लंब समद्विभाजक ये हो गया,
इस भुजा का लंब समद्विभाजक बच्चों मेरे ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। दो भुजाओं के लंब समद्विभाजक से ही परिकेंद्र पता चल जाएगा। दो भुजाएं कहां काटी हैं? बाहर काटी हैं, त्रिभुज के बाहर काटी हैं। ध्यान से देखिएगा, अधिक कोण के सामने काटी हैं, त्रिभुज के बाहर। बाहर तो ये सब भी है, बाहर तो ये भी भाग है, लेकिन बाहर क्या है? आपके अधिक कोण के सामने, बाहर। ये दोनों लंब समद्विभाजक एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही हैं, काट रही हैं। तो बच्चों इसका परिकेंद्र कहां मिला? त्रिभुज के बाहर मिला। ये इसका सी हो जाएगा, ये इसका सी हो जाएगा। कुछ लोग चाहते होंगे कि तीसरी भुजा, जो ये सबसे लंबी भुजा है, आपके सबसे बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे लंबी कहलाती है, तो इस त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो है आपकी ये वाली, इसका भी लंब समद्विभाजक लें। देखें ये कहां जाता है? हमेशा 100% श्योर रहिएगा, ये भी इसी परिकेंद्र से ही जाएगा। तो यहां हो गया ये आपका, ध्यान दीजिए, यहीं से जाएगा मेरे बच्चों, ये 90 डिग्री। ठीक है, तो अधिक कोण त्रिभुज में जो आपका, अधिक कोण त्रिभुज में जो आपका परिकेंद्र होता है, कहां होता है? त्रिभुज के बाहर होता है। स्टडी जी के 21 ऐप पर क्लास नहीं चल रही तो यहां पढ़ लीजिए, मैं चेक करवा दूंगा, सही हो जाएगा। अच्छा, अभी क्लास के बाद अपलोड करा देंगे, लेकिन लाइव चलेगा, आपका नहीं चल रहा है तो ऐप पे चलेगा। चूंकि जो हमारे टेक्निकल टीम लीवो लर्न वाले हैं, सबकी तबीयत अचानक खराब हुई है, बहुत हैवी खराब हो गई है, इसलिए वो कोई काम नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं आपसे। ठीक है, चलिए, क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? प्रभाशंकर, बहुत बहुत आपको बधाई हो। और टीयर 4 के लिए सीपीटी कहां से सीखे? कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का कांटेक्ट नंबर दीजिए, एकदम देंगे, कॉल करिए, हम आपको बताएंगे कहां से आपको चीजें करनी है। कॉल करिएगा क्लास के बाद मुझे, हम आपको, या मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है। प्रभाशंकर, नोट कर लीजिए, सारा जानकारी हम आपको दे देंगे। तो परिकेंद्र एकदम क्लियर हो गया प्रॉपरली आपको। तो 3 प्रकार के त्रिभुजों में परिकेंद्र की स्थिति मैंने आपको बताया है। न्यून कोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है त्रिभुज के अंदर होता है। समकोण त्रिभुज में जो परिकेंद्र होता है कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। और जो आपका अधिक कोण त्रिभुज है उसमें परिकेंद्र आपका त्रिभुज के बाहर अधिक कोण के सामने होता है। क्लियर हो गया? अब बच्चों परिकेंद्र के बाद हम बात करेंगे परिवृत्त की। त्रिभुज के परिवृत्त की बात की जाएगी, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज के परिवृत्त की हम बात कर लेते हैं। परिवृत्त, ध्यान से देखिए, ये एक हमारा परिवृत्त लिख देते हैं, परिवृत्त, सर्कम सर्किल। ध्यान दीजिएगा क्या है बच्चों, समझिए। यह हमारा एक न्यून कोण त्रिभुज है, यह हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और यह हमारा एक अधिक कोण त्रिभुज है। चलिए ध्यान से देखिए, हमें परिवृत्त खींचना है, इन सबके लिए परिवृत्त खींचना है। तो परिवृत्त क्या होता है? एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के शीर्षों से होकर जाता है, अंदर नहीं रहता है, वो बाहर रहता है और शीर्षों से होकर जाता है, उसको कहते हैं परिवृत्त, सर्कम सर्किल। याद रखिएगा, सर्कम सर्किल परिवृत्त कहते हैं। परिवृत्त खींचा जाए कैसे जाता है? सबसे पहले हम त्रिभुज का पता करते हैं परिकेंद्र। ये परिकेंद्र ही परिवृत्त का केंद्र होता है। ये परिकेंद्र जो है त्रिभुज के परिवृत्त का क्या होता है? केंद्र होता है। समझिएगा मेरे बच्चों, समझिए, अगर ये हमारा, आप देख रहे हैं, ये हमारा परिकेंद्र है न्यून कोण त्रिभुज का। ध्यान से देखिए, ये अगर हमारा परिकेंद्र है न्यून कोण त्रिभुज का, तो परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, ये जान लीजिए। परिकेंद्र से ये शीर्षों की दूरियां क्या होंगी? बराबर होंगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो क्या होगा? 20, ये इसको सी, इसको ओ ले लीजिए, फिर बीओ बराबर ओसी बराबर, बीओ बराबर ओसी बराबर ओए होगा। क्या मैंने बोला? अगर आपने त्रिभुज का परिकेंद्र ले लिया है तो परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, त्रिभुज के शीर्षों की दूरियां, और यही होता है परिवृत्त की त्रिज्या। ये जो परिकेंद्र है वो तो परिवृत्त का केंद्र होगा ही,
और परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां होती हैं बराबर, और यही होती है परिवृत्त की त्रिज्या। मेरे बच्चों यही आर है, यही क्या है, आर है। इसको कहते हैं सरकम रेडियस। क्या है ये, परित्रिज्या। यह है परित्रिज्या, सरकम रेडियस। सरकम रेडियस है, हर एक बच्चा ध्यान देगा, ये सरकम रेडियस है। तो बच्चों बस हमें त्रिज्या पता चल चुकी है वृत्त की, सेंटर भी पता है। तुरंत आप कंपास में इतनी पेंसिल लगा के डिस्टेंस लीजिए, पॉइंट यहां रखिए और ये खींच दीजिए, कलर चेंज करके दिखाऊंगा। ये खींच दीजिए आप यहां से, शीर्षों से जाता हुआ एक वृत्त, यही है आपका परिवृत्त, यही है इस न्यून कोण त्रिभुज का परिवृत्त। आई बात समझ में? ये सेंटर हो गया, जो त्रिभुज का परिकेंद्र था, इस परिवृत्त का केंद्र होगा, नाम से यह स्पष्ट है। परिकेंद्र से क्या खींचेगा, परिवृत्त खींचेगा। अंतः केंद्र से क्या खींचेगा, अंतःवृत्त खींचेगा। कोई डाउट हो तो आप हमको बता दीजिए। क्लियर है कि नहीं, ये बात आ रही है, बात समझ में? एकदम अच्छे से समझिएगा, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी हो गई परित्रिज्या, ये हमारी क्या हो गई, परित्रिज्या। परित्रिज्या कैसे मिली है बच्चों, याद रखिएगा, त्रिभुज के परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं, और यही काम करती है किसका, बताइए, परित्रिज्या का। सवाल एक पेपर में पूछता है कि बताइए वो कौन सा केंद्र है, ये भी सवाल पूछा गया आपके एग्जाम में, वो कौन सा केंद्र है जिससे त्रिभुज के शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं। चार ऑप्शन देगा, केंद्रक, अंतःकेंद्र, परिकेंद्र, लंब केंद्र। क्या आंसर टिक करेंगे, परिकेंद्र। आप देख ही रहे हैं कि परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां क्या है, बराबर है, और यही परिवृत्त का त्रिज्या का काम करती है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं? तो वो ऐसा कौन सा केंद्र है त्रिभुज का जिससे त्रिभुज के शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं? तो आपका आंसर क्या होगा, आप बोलेंगे सीधे सर परिकेंद्र। परिकेंद्र किसको कहते हैं, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु। एक लाइन में दिमाग में रहे आपके। चलिए आइए, अब ये हमारा समकोण त्रिभुज है। देखिएगा, आपको पता है ना इसका परिकेंद्र कहां होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर होता है। कहां होता है, कर्ण के मध्य बिंदु पर। मैंने क्या बोला, त्रिभुज के परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्षों की दूरियां बराबर होती है। हर एक बच्चा देखे, एक ये शीर्ष हो गया, एक ये शीर्ष हो जाएगा, ये रेखा इसी पे जाएगी, और एक शीर्ष ये हो जाएगा, समझिएगा। तो परिकेंद्र से त्रिभुज के शीर्षों की दूरियां क्या होती हैं, बराबर होती है। और बच्चों यही किसका काम करेगा, बताइए, यही काम करेगा आपका परित्रिज्या का। आप कहेंगे सर ये कैसे दूरी ले ली, अब क्या करें, इसी रेखा पर कर्ण का ये पार्ट है, इसी से दूरी आपको उठानी है। भाई यहीं से, ये आपका सेंटर है, सरकम सेंटर, यहां से शीर्ष की दूरी लेंगे तो ये क्या होगा, आर होगा। आई बात समझ में? यहां से शीर्ष की दूरी लेंगे तो ये भी क्या होगा, आर होगा। क्लियर है? ये भी क्या है, शीर्ष की दूरी, ये भी आर होगा। और यही आपका परित्रिज्या यानी कि सरकम रेडियस का काम करेगा। आप क्या करना है, तुरंत भरिए कंपास में इतनी डिस्टेंस, और ये इस तरह से खींच दीजिए मेरे बच्चों एक वृत्त। हो गया, देख लीजिए, यही परिवृत्त है। ऐसा नहीं हो रहा है कि ये कहीं काट दे रहा है, ये शीर्षों से होकर पास हो रहा है, गुजर रहा है। यही आपका क्या है, परिवृत्त है, सरकम सर्किल। ध्यान से देखिएगा, हमने न्यून कोण में ये दिखाया, और ये हमने समकोण त्रिभुज के लिए दिखा दिया। अब आइए अधिक कोण के लिए बना लेते हैं एक अच्छा सा फिगर। तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। जिसको कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया हो तो हमसे दोबारा पूछ ले। इसका सेंटर कहां होगा, ये बच्चे, ये ओ हो गया, ए है, बी है, सी है। क्लियर है? अब क्या है, परिकेंद्र तो इसका बेचारे का बाहर होता है, तो बच्चों परिकेंद्र से शीर्षों की दूरियां वो तो बराबर होंगी ही होंगी, वो प्रूव्ड है। तो क्या होगा, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, यहां से ये दूरी, ये सब की सब क्या होगी, बराबर होगी। और इसको हम बोलेंगे परिवृत्त की त्रिज्या, सरकम रेडियस, परित्रिज्या बोलेंगे। कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब क्या करेंगे, वही बात है, यहां पर सीधे लगाइए कंपास का पॉइंट, पेंसिल यहां रखिए, और इस तरीके से आप क्या खींच लेंगे, क्या खींच लेंगे बताइए, सीधे सीधे आपका खींच गया बच्चों परिवृत्त। कोई डाउट? तो आज मैंने आपको दो सेंटर क्लियर किया है, एक आपका केंद्रक और दूसरा, दो सेंटर नहीं, तीन सेंटर क्लियर कर दिया, एक केंद्रक, एक अंतःकेंद्र और एक परिकेंद्र। क्लियर हो गया सबको, अच्छे से समझ में आ गया?
बच्चे अब देखिए अब आना शुरू हुए हैं। क्या फायदा अब आने का? अब तो मैं 4 मिनट बाद चला जाऊंगा। 45 मिनट की ही क्लास ले रहा हूं इस समय मैं आप लोगों की। चलिए अभी मैं डीआई के लिए आऊंगा। कल डीआई की क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, आज आऊंगा और पढ़ाऊंगा। चलिए सीक्वेंस एंड सीरीज के इंग्लिश में भी क्वेश्चन प्रोवाइड करिए। सीक्वेंस एंड सीरीज की शीट जो है बाइलिंगुअल मिली तो है आप लोगों को? बाइलिंगुअल शीट मिली है? मैं चेक करवा लेता हूं बाइलिंगुअल वाली मिली है कि नहीं प्राची आपको। सीक्वेंस एंड सीरीज एक लेक्चर बचा हुआ है, उसको कंप्लीट कराऊंगा कल। चलिए सब कुछ क्लियर है? बच्चे बता भी रहे हैं, वेरी गुड। ऑफलाइन खुलने की संभावना अभी दिखाई नहीं दे रही है, 15 जुलाई के बाद ही कुछ बात करिएगा ऑफलाइन के बारे में। और जो बच्चे हमारे ऑफलाइन वाले हैं वो भी ये क्लास करें, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो इसी के आगे पढ़ाएंगे। जब ऑफलाइन क्लास ओपन होगी तो ये ऑफलाइन में पढ़ाया नहीं जाएगा, इसी के आगे पढ़ाया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, इसी के आगे पढ़ाएंगे। तो किस बीच में ऑफलाइन खुल जाएगा और ये क्लास की ही चीजें हैं, तो क्लास में हमको इसी के आगे पढ़ाना पड़ेगा, इसलिए हर एक स्टूडेंट को ये पढ़ना पड़ेगा। मैं आप आएंगे ऑफलाइन में, मैं कहूंगा यूट्यूब पे क्लास लेक्चर पढ़ा हुआ देखिए, तो आपको थियरी यूट्यूब से ही कवर करनी पड़ेगी। ऑफलाइन वालों को भी ध्यान रखिएगा, ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट को ज्योमेट्री की थियरी यूट्यूब में जो पढ़ा रहे हैं उसी से कवर करनी पड़ेगी। शायद जब थियरी खत्म हो जाए तब आपकी कोचिंग खुले तो केवल डायरेक्ट शीट सॉल्विंग होगी। ज्योमेट्री में हम लंबा समय लेते हैं सॉल्विंग में, 2.5 महीना लगाऊंगा मैं, क्योंकि शीट 1 कराना है, शीट 2 कराना है, कैट लेवल के क्वेश्चन कराना है, बहुत समय लगता है। समय ज्यादा देंगे तभी तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करवा पाएंगे हम आपको। तो इसलिए हर एक ऑफलाइन वाले बच्चे को ये थियरी कवर करना है। और जो सोच रहा है कि पीडीएफ मिल गया है अब हमारा काम हो गया, तो नहीं, काम नहीं हुआ। पीडीएफ से अगर सब काम हो जाता तो फिर कोचिंग करने की क्या जरूरत होती? किताबों में तो सब कुछ लिखा हुआ है, आप वहां से ना देख लेते? क्लास में आने का मतलब ये होता है जब कोई समझाता है अच्छे ढंग से तो चीजें दिमाग में एक ही बार में बैठ जाती हैं और ये फिर भूलती नहीं। आई बात समझ में? 3 चीजें मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा। केंद्रक मतलब माध्यिकाओं का कटान बिंदु, अंतःकेंद्र मतलब त्रिभुज के कोण अर्धकों का कटान बिंदु, परिकेंद्र मतलब त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजकों का कटान बिंदु। ये तीनों चीजें आपके दिमाग में आज बैठ गई हैं। अब वही याद करते हैं, नोट्स उठा के देखते हैं तो प्रॉब्लम होती है। यहां मैंने सब फिगर बना बना के दिखा दिया, ये बेहतर है। तो रेगुलर रहने की कोशिश करिए, लापरवाही किसी प्रकार से ना बरतिए, ठीक है? बहुत समस्या आपको हो जाएगी। चलिए कमलेश बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं 45 मिनट की ही क्लास लूंगा। चलिए 2 मिनट और आपके बचे हुए हैं। आगे का जो पॉइंट है हमारा, ध्यान से देखिएगा। परिवृत्त मैंने बता दिया पूरा। शीर्षलंब देख लीजिए, ये क्या है बच्चों? देखिए कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, त्रिभुज का ये शीर्ष है ए बी सी, ये तीनों शीर्ष है। त्रिभुज के शीर्ष से ध्यान दीजिएगा, सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या कहलाएगा? शीर्षलंब। ये एडी क्या हो गया बच्चे? एक आपका शीर्षलंब हो गया। ध्यान से देखिए, ये शीर्षलंब है, एकदम नाम से ही स्पष्ट है, डेफिनेशन याद थोड़ी करनी है। शीर्षलंब मतलब त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब शीर्षलंब। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल टू अपोजिट साइड इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। क्लियर है बच्चों? आ रही है बात समझ में? ध्यान से देखिए, ये एल्टीट्यूड है। इसी तरह से एक एल्टीट्यूड और खींचा जा सकता है, इसी तरह से एक एल्टीट्यूड और खींचा जाएगा। आई बात समझ में? 3 एल्टीट्यूड खींचे जाएंगे। त्रिभुज में तो सब कुछ 3-3 होते हैं ना मेरे बच्चों। तो ये हो गया आपका शीर्षलंब। सही है? शीर्षलंब एकदम समझ में आया। यही त्रिभुज की क्या होती है? ऊंचाई भी होती है। इसी को क्या कहते हैं? हाइट ऑफ द ट्रायंगल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया लंब क्या होता है? आपका शीर्षलंब होता है। ठीक, ये भी 3 होगा। ये 90 डिग्री पे पड़ा हुआ लंब, मतलब कोई रेखा लंब है, इसका मतलब वो 90 डिग्री पर इसको काटेगी। 90 डिग्री पड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? समझ में कोई दिक्कत तो नहीं? सारी चीजें अच्छे से समझिए और एज इट इज आपको दिमाग में सेट करना है। अगर अभी थियरी नहीं कवर हो पाया तो ये आपका परसेंटेज थोड़ी है कि एक टाइप नहीं समझ में आया तो दूसरा टाइप समझ में आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। थियरी बच्चों इसका क्या है? ब्लड है। शरीर में अगर ब्लड नहीं रहेगा तो शरीर किस काम का बताइए? उसी तरह से ज्योमेट्री की थियरी आपके दिमाग में नहीं रहेगी तो शीट किस काम का? लगा ही नहीं पाएंगे आप लोग। तो बच्चों इसको आपको क्या करना है बताइए? अच्छे से समझना है, लापरवाही नहीं करनी। मैं मिलूंगा आप लोगों से, मेरा समय हो चुका है। अभी मैं थोड़ा समय कम दे रहा हूं आप लोगों को, कल से मैं दूंगा। कल से क्या, अभी दूंगा, 1 घंटा मिलेगा आपको, लेकिन कुछ दिन बाद। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं क्योंकि हो सके 2-3 दिन में ऑफलाइन क्लास खुल जाए, 10 दिन में खुल जाए तो थोड़ा सा कम पढ़ाना पड़े। चलिए
बच्चों को ऑफलाइन में भी चीजें मिल जाए। ये ऑफलाइन का ही क्लास है, ये ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन में आएंगे तो ये नहीं पढ़ाऊंगा मैं। ओके थैंक